अस्सलाम वालेकुम। बच्चों नहीं यार, आप बात सुनना जरा। मैं ना आपको होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? जब क्लास होगी ना तो आपने मीटिंग को एंड कर देना है। ओके, आवाज आ रही है मेरी नहीं यार आपको? जी सर। ओके। हेलो, जी सर, आ आवाज रही है आ रही आपकी है? आवाज़। ठीक है। ठीक है जी बच्चों, सर, मैं आ रही है। आपको ना होस्ट क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर, होस्ट आप बन जाओगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपने ना रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है, मीटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, लैपटॉप में फोन से ऑफ कर दूंगा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ओके, बात समझ जी आ रही सर, है? ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको होस्ट, जी सर। ठीक है, मैनेज कर लेना आप खुद ही बैठ के। अगर सर बोले ना शेयर स्क्रीन करना है तो स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, ठीक है? अगर फिर भी ना पता चले स्क्रीन कैसे शेयर होनी है, अगर सर ने बोला, वरना कहेंगे तो नहीं। तो वरना आप एक काम करना, सर को होस्ट क्रिएट कर देना, वो खुद ही कर देंगे। जी सर, ठीक है। ओके।
जी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। चलें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट। और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट स्टार्ट करने से पहले जी कल हम जी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताइएगा जरा। जी सर आ रही है आपकी आवाज। चलें प्योर सेमीकंडक्टर यानी पीरियोडिक टेबल में ही मौजूद होते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सेकंड नंबर पे क्या चीज आ जाती है? एक्सट्रिंसिक। और ये क्या होते हैं? प्योर प्लस इम्प्योरिटी, यानी प्योर में इम्प्योरिटी ऐड कर देती हो। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? इसमें हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। यानी कंडक्टिविटी लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं। यानी हम लोग क्या कहा करते हैं कि इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी इक्वल टू एक्सट्रिंसिक। और इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस टू ऐड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग रेशो जो होती है वो आमतौर पे रखी जाती है, दैट इज 10⁻⁶ यानी ये प्योर एटम एंड दिस वन इम्प्योरिटी। ठीक है, यानी प्योर एटम में 1:10, यानी आपके पास अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 10⁻⁶ एटम्स मौजूद हैं तो उसमें एक एटम को हम लोग शामिल करते हैं किसके लिए? एज एन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के तौर पे। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं जर्नल, हमारे पास जो डिस्कशन होती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आमतौर पे जब हम लोग बात करते हैं, लाइक सिलिकॉन है, सिलिकॉन को चारों तरफ से घेरा होगा सिलिकॉन ने। यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन,
यहाँ पे सिलिकॉन, चारों बॉन्ड्स बने होंगे, यानी यहाँ पे ये सिचुएशन होगी, ऐसे टाइटली बाउंडिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, तो ये लॉन्ग रेंज चल रहा होता है। लेकिन जब हम लोग कंडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्योरिटी ऐड किया करते हैं, फिर हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। एक तो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, या तो हम लोग डोपिंग करते हैं किसकी, ग्रुप, डोपिंग एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, वो ग्रुप 3A होगा या ग्रुप 5A होगा। 3A या 5A को एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। फर्ज करते हैं हम लोग पहले ग्रुप 5A को ऐड कर दिया प्योर एटम्स में। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अब ये है कि वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही आपने फास्फोरस को ऐड किया, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, इस फास्फोरस को चारों तरफ से घेर लेगा कौन, सिलिकॉन, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस देगा, एक सिलिकॉन देगा, एक फास्फोरस देगा, एक सिलिकॉन, एक फास्फोरस, एक सिलिकॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये चीज बन गई, ये बन गई, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का स्पेयर हो गया, जो कि कहीं भी हिस्सा नहीं ले रहा, यानी फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है फिर जब ऐड किया आपने तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे, एन टाइप। यानी इस केस में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन याद रखिएगा इस केस में नेट चार्ज नहीं आएगा सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे नेट चार्ज नेगेटिव होगा, नहीं। बहुत अहम नोट होगा, देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई नेट चार्ज नहीं होता, सही है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग इंप्योरिटी ऐड करें किसकी, ट्राइवेलेंट, यानी फॉर 3A, ग्रुप 3A ऐड किया जाए। अब ग्रुप 3A में क्या, 5A में कौन कौन से आ जाते थे, फास्फोरस था, एंटीमनी था, बिस्मथ था, ये सारे थे ना। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम है, थेलियम है, इन्हें ऐड किया जा सकता है। अब जब आपने एल्यूमिनियम को ऐड किया, आपने एल्यूमिनियम को ऐड किया तो एल्यूमिनियम को चारों तरफ से घेर लिया किसने, सिलिकॉन ने। यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे, यहां पे। अब होगा क्या, एल्यूमिनियम के तो वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि सिलिकॉन हर एक देगा। यहां से सिलिकॉन ने एक दिया, एक एल्यूमिनियम ने दिया, एक सिलिकॉन ने दिया, एक एल्यूमिनियम ने दिया, एक सिलिकॉन ने दिया, एक एल्यूमिनियम ने दिया, एक सिलिकॉन ने दिया। अब एक सिलिकॉन तो देगा, एल्यूमिनियम के पास है ही नहीं,
इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। दिस वैकेंसी इज नोन एज होल, या इसे फ्री होल भी बोलते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात की? अब इस तरह के, अब यहाँ पे मेजोरिटी क्या आ गई? पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे क्या आएंगे? दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर is known as p-type semiconductor। लेकिन याद रखिएगा, इसका भी वही नोट है, there is no net charge on a p-type semiconductor। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसमें ये जो फास्फोरस है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यही वजह कि इस पी को हम लोग फास्फोरस को या ग्रुप 5 एक एलिमेंट को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसने डोनेट कर दिया। जबकि एल्यूमिनियम क्या करेगा? इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये फौरी तौर पे लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर जी? तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास किसका? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हवाले। बताने का मकसद क्या था? क्योंकि इसी को आप लोगों ने आगे इस्तेमाल करना है पीएन जंक्शन में। ठीक है, अब अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर टॉपिक पे चल रहा हूँ। तो ये जो आपने नोट लिखे हैं ये बता दें। देखो, फास्फोरस का एक न्यूट्रल एटम है, सिलिकॉन का न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम जब न्यूट्रल के साथ मिलते हैं तो नेट चार्ज नहीं आया करता। इसका मतलब है नेट चार्ज, हाँ, इनके पास जो अपने ही इलेक्ट्रॉन है उन्हीं में से उसने डोनेट किया। अब देख रहा है, सिलिकॉन के वैलेंस और न्यूट्रल एटम हो तो सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस न्यूट्रल एटम हो तो वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट फॉलो करने के लिए कितने होने चाहिए? 8 टोटल, जबकि यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 9। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 9 है तो एक कहीं एक्स्ट्रा आ गया, नहीं, वो न्यूट्रल एटम का ही, उन्होंने अपना ही डोनेट किया, जो जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह सेम यही है। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, फिर इस पे चार्ज आएगा, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, इसे फिल कर देगा, फिर इस पे चार्ज आएगा। अगर फिलिंग नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर इन पे किसी किस्म का कोई नेट चार्ज मौजूद नहीं होगा। ठीक है जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं। यार और सर ये पी टाइप में एल्युमिनियम कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? कहाँ से? ये एल्यूमिनियम, ये जो वैकेंसी है, जी सर। कहीं से भी आ सकता है। मुमकिन है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, ये रेंडमली मूव कर रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुमकिन है वो एनर्जी लूज करके यहाँ पे फिट हो जाए, या किसी और जगह से कोई बॉन्ड टूटे, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो, वही से आके फिल कर दे। ये तो प्रोसेस मुसलसल चलता रहेगा ना। कहीं से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के आएगा, आके से फिल देगा, फिल कर देगा। अब जहां से टूट के आएगा वहां पे वैकेंसी क्रिएट कराएगा। कंडक्शन सेमीकंडक्टर में इसी तरह होती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, जरा साफ कर रहा हूँ इसे। अब किसी भी सेमीकंडक्टर में ना
हमारे पास मूवमेंट इन दोनों की हुआ करती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी और होल्स की भी, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ये दोनों अपनी अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं तो नेट मोशन इन दोनों का सम होती है, यानी किसी भी सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों करंट की वजह से हुआ करता है, इनका सम हुआ करता है। बात कर रहे हैं जी हम लोग किस पे, पीएन जंक्शन पे। सर अगर हम जी फास्फोरस और एल्यूमिनियम दोनों की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा ना, कंडक्शन नहीं अब होगी किस में, सेमीकंडक्टर किसमें, में। अभी उसी को बता रहा हूँ, जरा देखिएगा, पीएन जंक्शन उसी को डिस्कस करने लगा। अब पीएन जंक्शन किसे बोलते हैं, जंक्शन जॉइंट को बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं, जहां पे कोई दो चीजें मिल रही हैं। कहते हैं पीएन जंक्शन सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक ऐसा सिंगल क्रिस्टल होता है जिसे इस तरह ग्रो किया जाता है, बनाया जाता है कि जिसका एक एंड पे आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो और दूसरे एंड पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। याद रखिएगा पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कहीं कहीं पे कोई होल हो सकता है। जैसे ही जंक्शन फॉर्मेशन होती है, अब देखो इस पे ओवरऑल कोई नेट चार्ज नहीं है, यहां पे भी किसी किस्म का कोई नेट चार्ज नहीं है। होगा क्या, जैसे ही जंक्शन फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडम मोशन की वजह से जंप करेंगे एन टाइप से और फिल करना शुरू कर देंगे यहाँ को, किनको, होल्स को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से जंप करेंगे और पी टाइप में आएंगे, इसका मतलब है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे डेफिशिएंसी की वजह से, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होना शुरू होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन की वजह से जंप करते जाएंगे एन से कहां पे आते जाएंगे, पी में, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर थिक होती जाएगी, इधर नेगेटिव चार्जेस की लेयर थिक होती जाएगी। जैसे जैसे इन चार्जेस की लेयर थिक होती जाएगी फर्दर नए इलेक्ट्रॉन का आना उतना मुश्किल होता जाएगा। समझ आई बात की, हर नए इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर इतनी थिक हो गई कि इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टॉप हो गई, मूवमेंट रुक गई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके एन से पी में जाते जाएंगे यहाँ बैरियर क्रिएट होता जाएगा, एक ऑपोजिशन हर्डल पैदा होती जाएगी। जब ये बैरियर इतना थिक हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्जेस की लेयर इतनी थिक हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जंप करके एन से पी में नहीं जा सकता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट यहाँ पे स्टॉप होगी। उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल क्रिएट हो चुका होता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और एट रूम टेम्परेचर जो पोटेंशियल बैरियर है फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। बहुत अहम एमसीक्यू है ये दोनों, ठीक है, सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में।
क्लियर हो गया। और डिप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन होता है यहाँ पे देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर are present in depletion region। डिप्लीशन रीजन में किसी भी किस्म के फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, ये जितनी भी डिस्कशन हम लोगों ने की ये सारी की सारी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी बैटरी नहीं लगाई आपने, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही जंक्शन फॉर्मेशन होगी ये खुद ब खुद सेटअप हो जाएगा। अब बैटरी के साथ जी मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो आप लोगों ने कहा था कि ब्रेक वक्त हम एन और पी दोनों को ऐड कर दें तो फिर क्या होगा। इसके बाद सर एक अब टर्म यूज होती है सर इस केस जी में हम कह सकते हैं कि एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है नेट। नेट चार्ज, जी बिल्कुल कह सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस और डेफिशिएंसी हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई। बाइसिंग क्या होता है? टू सर लेकिन दोनों पे नेट चार्ज तो जीरो होगा ना किस पे? जब जी ये बिल्कुल, जंक्शन बन गया उसके जी बाद भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यही तो कहा है कि जब आप डिस्कस करते हो तो फिर डिप्लीशन रीजन को डिस्कस करते हो। जब ये जंक्शन बन गया तो डिप्लीशन रीजन में फ्री चार्ज कैरियर नहीं है लेकिन आयंस मौजूद हैं यहाँ पे। जब आप इस पूरे को देखते हो और भाई आप किसी भी चीज को ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहे हो तो यूनिवर्स पे ओवरऑल चार्ज जीरो है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव। टू अटैच द to connect the PN junction with battery is called बाइसिंग। पीएन जंक्शन का बैटरी के साथ अटैच कर देना बाइसिंग कहलाता है। अब बाइसिंग दो तरह की होती है हमारे पास। नंबर वन, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है कि पीएन जंक्शन का बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट होना, जुड़ना कि बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप के साथ और नेगेटिव एन टाइप के साथ अटैच हो। आपको पता है पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फिर आपको यह भी पता है कि भाई पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स हुआ करते हैं। जैसे ही आप बैटरी को अटैच करोगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, क्या होगा इसमें बैटरी का ये पॉजिटिव पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ट्रैप कर लेगा और बैटरी का नेगेटिव एन टाइप में मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ट्रैप कर लेगा। यानी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? नंबर वन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर ट्रैप्ड, काबू आ जाते हैं। हमारे काम के क्या है? पी टाइप में हमारे काम के कौन से हैं? होल्स ना, और होल्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप में हमारे काम के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में तो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसका मतलब है हमारे काम के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। क्या वो ट्रैप होंगे? नहीं, बल्कि क्या होगा, ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा इधर और ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करने का मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यानी फिर नंबर टू,
करंट flows due to the motion of majority कैरियर। करंट फ्लो करता है किसकी वजह से? मेजोरिटी चार्ज की वजह से। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, पहले यहां पे क्या हो चुका हुआ था? जब आपने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ था कि डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो चुका हुआ था, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो चुका हुआ था, और वो पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था? मजीद किसी इलेक्ट्रॉन की मोशन को नहीं होने दे रहा था। लेकिन जैसे ही बैटरी लगाओगे आप, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी? पहले से कम, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जंक्शन को क्या कर सकेंगे? कम। यानी फिर हम क्या कह सकते हैं? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाती है? पहले से कम हो जाती है। अब जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ पहले से कम होगी तो इन चार्जेस के लिए मूवमेंट आसान होगी। पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बाद में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और यानी पहले करंट नहीं था, करंट ना होने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, अब करंट है मतलब रेजिस्टेंस कम होगी। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? नंबर 4, जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जंक्शन रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज कर रही है। सर तीसरा पॉइंट एक बार दोबारा बता दें। देखो, डिप्लीशन रीजन ये विड्थ थी, जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर थी। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजर रहे थे तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी विड्थ थी कि जो गुजरने नहीं दे रही। अब जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरना शुरू हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? कि भाई ये बैरियर कम हो गया। बैरियर कम होने का मतलब विड्थ कम हो गई है, डिप्लीट कर गई है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसमें से पास आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट याद 3 पॉइंट मेन याद रखने वाले हैं। नंबर 1, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में सर्किट में करंट फ्लो करता है, और किन की वजह से करते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। नंबर 2, डिप्लीशन रीजन की विड्थ पहले से कम हो जाती है। नंबर 3, जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, पहले से कम हो जाती है। ये किस केस में होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। ठीक है। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ की जाए तो वो करेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह की बनती है इसकी। यानी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इसका सर्किट बनाया जाए पहले नंबर पे, PN वोल्ट। फर्ज किया यहाँ पे वेरिएबल बैटरी लगाई हुई है हमने, और ये सिलिकॉन का जंक्शन था। इसका सिलिकॉन 0 से 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। मुझे बताओ कि जब मैंने पोटेंशियल 0.1 वोल्ट किया, क्या वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा? एमीटर रीडिंग शो करेगा? नो सर, क्यों? सेमीकंडक्टर का 0.3 और 0.7 से ज्यादा करेंगे तब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा। मेरा क्वेश्चन नहीं आपने सुना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों रीडिंग शो करेंगे या दोनों ही नहीं करेंगे? एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों नहीं करेंगे। जी, इस केस में अगर 0.1 है तो वोल्ट मीटर तो रीडिंग शो करेगा, एमीटर रीडिंग शो नहीं करेगा। 0.2 होगा, फिर भी ऐसा ही होगा। 0.3 पे भी ऐसा ही होगा, 0.4 पे भी ऐसा ही होगा। हाँ, जैसे ही 0.7 से बढ़ोगे ना आप, इसका मतलब है सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। जैसे ही 0.7 से ज्यादा होगा
तब क्या होगा, वोल्ट मीटर तो पहले भी रीडिंग शो कर रहा था, फिर साथ में एमीटर रीडिंग शो करना शुरू कर देगा, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ की जाए तो वो करेक्टरिस्टिक कर्व ऐसी बनती थी, ऐसे करके, यहाँ पे आई और यहाँ पे वी। अब आपको पता है आई और वी के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना, तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, यहाँ पे कर्व बन रहा है। इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है, वेरी कर रही होती है। इज इट क्लियर? और इसकी अगर आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाहो, जंक्शन रेजिस्टेंस जिसे इंटरनल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। इस तरह आप इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस फ्यू ओहम्स में हुआ करती है, बहुत कम हो जाती है। सर इसमें हम नेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना फॉर्मूले में? जी नहीं, नेट वोल्टेज नहीं, आप यहाँ पे जहां पे ग्राफ स्टेट हो जाएगा ना तकरीबन, वहां पे ड्रॉ करोगे, ऐसे स्लो बनाओगे, ये डेल्टा आई एफ आ जाएगा, ये डेल्टा वी एफ आ जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। जहां पे ग्राफ तकरीबन स्ट्रेट हो जाए, जहां पे ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू तकरीबन सेम होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। सर ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग में तीसरा पॉइंट है, विड्थ ऑफ हाँ, डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, तो सर इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा? जाहिर बात नहीं, पोटेंशियल बैरियर तो उतना ही होता है। देखो ना, एक बड़ी सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ जी, एक दीवार बनाई हुई है आपने, आपने उस दीवार में से गुजरना है, जितनी दीवार मोटी होगी आपका गुजरना क्या होगा, मुश्किल होगा। मैं कहता हूँ जी, आप दीवार में से गुजर गए, इसका क्या मतलब है भाई, उसकी थिकनेस बड़ी कम थी, इतनी कम थी कि आप आसानी से पार कर गए। और जब होगा क्या कि जब बैटरी को एनर्जी बैटरी एनर्जी दे देगी ना, इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी मोशन आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि अब वो इसे भी पार कर सकती है। पहले वही चीज जो इनके लिए बड़ी थी, मुश्किल था, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी मिलने की वजह से ये पहले की निस्बत कम महसूस हो रही होगी। यानी उनकी जब मूवमेंट, ये इनडायरेक्ट है, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे ना, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, और वो कैसे करते थे, आप कहते थे जी कि करंट बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग कह रहे होते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लो, ताकि फिर मैं आगे रिवर्स बाइसिंग पे चलूं। सर ये जंक्शन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर अलग-अलग एन टाइप बना रहे हैं, पी टाइप बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या सिर्फ होल्स की वजह से ये नहीं, फ्लो ऐसा करेगा नहीं करंट? होता, ऐसा नहीं होता। देखो, जब भी कहीं पे होल, मैंने आपको क्या बताया कि मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को डील किया जाता है। पी टाइप में मेजोरिटी क्या है, होल्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जब कोई बॉन्ड टूटेगा ना, तो वहां से होल भी पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन भी पैदा होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में है। और जब आप करंट फ्लो करवाते हो, तो वो किसकी मौजूदगी में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में होता है। हाँ, आपने कोई मटेरियल ऐसा, अब देखो ना, मैंने एक मटेरियल लगा दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एन टाइप मटेरियल था, उसमें इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड टूटा, कहीं ना कहीं होल भी तो पैदा हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होल भी मूव करेगा, तो फिर नेट करंट असल में दोनों की वजह से होगा। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आगे चल रहा हूं मैं, इसी पे मॉडिफाई कर रहा हूं रिवर्स बाइसिंग को, ठीक है। इसे साफ कर रहा हूं। रिवर्स बाइसिंग, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है।
अब होगा क्या इस केस में, क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें पॉजिटिव को, मेजॉरिटी को ट्रैप हो जाएंगे। इसका मतलब है जो हमारे काम के थे वो तो काबू आ गए। करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हमारे काम के तो क्या है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी तो हमारे काम की नहीं है, तो इसका मतलब है हम क्या कहेंगे कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। इस जो माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो करते हैं उसे बोलते हैं लीकेज करंट। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, अब क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव ही नहीं कर रहे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि हम हमारे काम का ही नहीं है ना वो करंट, तो चाहे जितना भी कम हो जाए। इसका मतलब है डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाएगी और जंक्शन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। मेगा ओहम्स में। यानी फिर याद रखने की बात क्या, हम क्या कहेंगे कि जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो करंट फ्लो नहीं करता, डिप्लीशन रीजन की विड्थ में पहले से इजाफा हो जाता है, जंक्शन रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब इस रिवर्स बाइसिंग होगी, ये 0 से 25 वोल्ट तक आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है इसका, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे वी, यहाँ पे माइनस वी। रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी के बढ़ने से क्या होता जाएगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे एटम, जिसकी वजह से बॉन्ड्स वीक होते जाएंगे। अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बॉन्ड्स वीक होते जा रहे हैं, पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगी और करंट सडनली शूट कर जाएगा। दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि जहां पे बॉन्ड्स ब्रेक हो गई और सडनली एक एवलांच सा क्रिएट हो गया, एक हजूम सा पैदा हो गया फ्री चार्जेस का। और यहाँ पे हम कहते हैं कि चूंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, हीट इतना ज्यादा जंक्शन हीटअप हो चुका हुआ है कि ये डिसऑर्डर हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है। और वो जो वोल्टेज होती है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मेन पॉइंट सामने क्या है, जरा बड़े गौर से सुन लो। जो इस सारी तमहीद में, ये सारा कुछ याद करने वाला नहीं है, इस सारी तमहीद में याद करने वाले 3-4 पॉइंट है। नंबर 1, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में बैटरी का पॉजिटिव पी के साथ यानी हाई पोटेंशियल पी के साथ और लो पोटेंशियल एन के साथ यानी नेगेटिव एन के साथ अटैच होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ पहले से कम हो जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ट्रैप हो जाएंगे, मूव नहीं करते, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि करंट फ्लो नहीं करेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रैप होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करता, डिप्लीशन रीजन की विड्थ पहले से ज्यादा हो जाएगी, जंक्शन रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा हो जाएगी। बस ये चंद एक पॉइंट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है जी, इसका भी स्क्रीन जी। सर जी ये सेकंड पॉइंट बता, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो इसमें हमारे काम के क्या हैं, हमारे काम के क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ना, मेजॉरिटी तो ट्रैप हो गए। अब माइनॉरिटी की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए थे मेजॉरिटी। जब वो ट्रैप हो गए तो हम क्या कहेंगे कि मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करेगा, इतना कम होगा, माइक्रो एम्पियर्स में होगा। इसे हम लोग रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं और ये हमारे काम का नहीं होगा।
इस पे किसी, हाँ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट होता है वो वोल्टेज के चेंज होने से उसमें वेरिएशन आ रही होती है, ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन इसमें देखो वोल्टेज के चेंज होने से वेरिएशन नहीं आ रही, कांस्टेंट रहा और सडनली जंक्शन को ब्रेक कर दिया, जंक्शन को डिसऑर्डर कर दिया, यानी जंक्शन ही किसी काम का नहीं छोड़ा, उसे ही खराब कर दिया। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ऐसा नहीं था हमारे पास। तो ठीक ये है जी। जो नेगेटिव ग्राफ साइन है, ग्राफ रिपीट कर दें एक बार। कौन सा, ये वाला ग्राफ? देखो ग्राफ सीधा सा है, कुछ भी नहीं है। जब आप लोगों ने बैटरी अप्लाई की ना रिवर्स वोल्टेज, तो जाहिर बात है चार्जेस, माइनॉरिटी चार्ज किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, रिवर्स करंट होगा, थोड़ा सा होगा। उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो वही है, बॉन्ड्स तो नहीं टूटेंगे, लेकिन हाँ वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाएगा। उस एनर्जी के अब्सॉर्ब होने से क्या होता जाएगा, बॉन्ड्स वीक होते जाएंगे, पोटेंशियल उतना ही रहेगा, मतलब वो करंट की अमाउंट में चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ही वो। लेकिन जैसे ही एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे पहुंचोगे, उस वोल्टेज पे पहुंचने के बाद जैसे ही वोल्टेज आपने फर्दर इंक्रीज की, बॉन्ड्स ब्रेक हुए एक, और जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो फ्री चार्जेस की अमाउंट बढ़ जाएगी, एकदम से करंट फ्लक्चुएट कर जाएगा, रिवर्स करंट, और हम कहेंगे कि ये जंक्शन ब्रेकडाउन हो चुका होगा। जिसे आप कहते हैं ना सर्किट शॉर्ट हो गया, एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये तो सिचुएशन ये होगी। करंट के साथ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? रिवर्स करंट। जी रिवर्स करंट, ये देखो ना जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे ये रिवर्स वोल्टेज होगी ना, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की है ना रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स वोल्टेज होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन पे। जी कर दूं साफ इसे? ठीक है जी। जी रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन है क्या, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। एसी को किस में चेंज कर देना, डीसी में चेंज कर देना, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देना, क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। और इस मकसद के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं दैट आर रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, पीएन जंक्शन। और इस पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, एक ट्राइंगल सी होती है और ट्राइंगल के आगे ये लाइन लगी होती है, ये ट्राइंगल पी को रिप्रेजेंट करती है और ये लाइन एन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो तरह की आ गई, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फर्ज करो ये आपने एक, बल्कि यहां पे लिखता हूं आसान रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है क्या, एक सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड को एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया आप, ठीक है,
अब सिचुएशन क्या होगी, ये हमने साइकिल दे दिया इसे, जीरो से t/2 तक पॉजिटिव हाफ, t/2 से t तक नेगेटिव हाफ। फर्ज किया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इस केस में बैटरी का यानी 0 से t/2 तक ये बैटरी का पॉजिटिव p के साथ नेगेटिव n के साथ कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, हमारे पास ये आउटपुट हासिल हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगी और रेजिस्टेंस का ऑपरेट करना ही रिप्रेजेंट करेगा कि आउटपुट मिल रही है। ये आगे जैसे ही हाफ साइकिल के बाद बैटरी अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगी, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, अब क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग। जब रिवर्स बाइसिंग होगी तो इसका मतलब है गैप आ जाएगा, अब आपको आउटपुट नहीं मिल रही। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और इससे आगे चलोगे तो फिर गैप आ जाएगा। यानी हर एक साइकिल में आपको एक पल्स मिल रही है। ये देखो ना, यहां से और यहां से यहां तक इंटरवल एक कंप्लीट साइकिल का था, तो आपको एक कंप्लीट साइकिल के कॉरिस्पॉन्डिंग एक पल्स मिल रही है, आधी साइकिल मिल रही है, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने इस तरह किया ना, अगर मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं जंक्शन, इस पीएन जंक्शन को रिवर्स कर दूं, ऐसे कर दूं, फिर क्या सिचुएशन होगी, ये पहला केस होगा, ये बैटरी का नेगेटिव ये एन होगा, ये पी होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बैटरी का पॉजिटिव एन के साथ नेगेटिव पी के साथ करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, गैप आ जाएगा। जैसे ही बैटरी अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगी, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, करंट फ्लो कर जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर गैप आएगा, फिर ये सिचुएशन आ जाएगी। क्या मतलब इसका क्या मतलब इस चीज का, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपके पास आधी वेव हासिल होगी, हाफ वेव हासिल होगी, वो कोई सी भी हो सकती है, वो पॉजिटिव हाफ भी हो सकती है, वो नेगेटिव हाफ भी हो सकती है। और अगर आप देखो एक साइकिल के कॉरिस्पॉन्डिंग एक पल्स आ रही है, इसे हम लोग रिपल बोलते हैं। इसका मतलब है अगर 2 साइकिल होंगी तो 2 रिपल आएंगे, अगर 10 साइकिल होंगी तो 10 रिपल आएंगे, और अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड में 50 साइकिल्स हैं तो 1 सेकंड में कितने रिपल्स आएंगे, 50 आएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, रिपल फ्रीक्वेंसी is equal to frequency of source। यानी मैं कहता हूँ यहां पे मैंने 50 हर्ट्ज का सोर्स लगाया है, यानी एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसी रेक्टिफिकेशन है। अच्छा यहाँ पे जो आउटपुट आती है ना, ये जो आउटपुट है इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं इसे, पल्सेटिंग, पल्सेस बन रही है ना लेकिन है एक ही डायरेक्शन में, क्या बोलते हैं इसे, पल्सेटिंग डीसी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
सर पल्सेटिंग डीसी अप्लायंसेस को ऑपरेट करवा सकता है? पल्सेटिंग डीसी के साथ इसे स्मूथ करने के लिए ना फिर आपको लगानी पड़ती हैं फिल्टर सर्किट, जो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जब डायरेक्ट में चेंज करना होता तो पल्सेटिंग तो आ जाएगा आपके पास, फिर इसके साथ आप कैपेसिटर पैरेलल वे में अटैच कर देते हो जो उसको किसी हद तक स्मूथ कर देता है, और ये हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हिस्सा होता है। करो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवा रहा हूँ। जी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम एसी सोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगी होगी। दिस वन D1, D1, D2, D3, D4। अब देखना, ये हम लोगों ने ये पल्स सोर्स अप्लाई किया, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ के केस में सर्किट में यानी इस रेजिस्टेंस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने रेक्टिफाई कर लिया, यानी ये 0 से T/2 और ये T/2 से T। अब जरा गौर से देखिएगा, फर्ज किया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब एक में करंट की डायरेक्शन ब्लैक मार्कर से दूंगा और दूसरे के लिए करंट की डायरेक्शन ब्लू मार्कर से दूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव करंट यहां से जाएगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद करंट के पास दो रास्ते, कहां पे जाए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, करंट हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये बैटरी का पॉजिटिव अटैच है पी के साथ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, इसका मतलब है करंट इधर को चला जाएगा, इसमें रिवर्स बाइसिंग इधर नहीं जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा आगे फिर दो रास्ते, या D2 में जा सकता है या R में जा सकता है, और ये R में जाएगा क्योंकि D2 रिवर्स बाइसिंग हो रहा है। यहाँ से होता हुआ इधर को आएगा। अब जब यहाँ पे पहुंचेगा ना,
तो यहाँ से यहाँ D4 में जा सकता है या D3 में जा सकता है। अब D4 में नहीं जाएगा क्योंकि D4 वाला ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, तो करंट कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पे नहीं जाता बल्कि हाई से लो पे जाएगा। हाँ, ये वाला जो पोटेंशियल है D3 वाला, ये लो पोटेंशियल पे, इसलिए इधर को चला जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ से होता हुआ सर्किट नेगेटिव में अटैच हो जाएगा, यानी हमारे पास पल्स हासिल हो गई, ये चीज आ गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। अब जब नेगेटिव हाफ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेगेटिव इस पे करवा रहा हूं आप लोगों को। ले लिया जी। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखिएगा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये मैं करंट की डायरेक्शन को एलिमिनेट कर रहा हूं यहां से। इसका मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 फॉरवर्ड बाइज्ड हुए, D1 और D3 फॉरवर्ड बाइज्ड हुए, जबकि D2 और D4 ये दोनों रिवर्स बाइज्ड हुए। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जरा देखना है आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन, इधर को आएगा, यहां पहुंचेगा, D3 में जा सकता है, D2 में जा सकता है, तो ये D2 में जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड हो रहा है। यहां पहुंचेगा, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यहां से होता हुआ इधर को, इधर, यहां पे पहुंचा, यहां पे फिर D3 में जा सकता है या D4 में जा सकता है, तो ये D4 में जाएगा, यहां पहुंचेगा इधर से। अब देखो दोनों केसेस में, पॉजिटिव हाफ के केस में भी और नेगेटिव हाफ के केस में भी, रेजिस्टेंस में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो किया। इसका मतलब है ये मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा। रेक्टिफाई हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में D1 और D3 ये फॉरवर्ड बाइज्ड हुए थे, D2 और D4 ये रिवर्स बाइज्ड हुए थे। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या आ गया कि D2 और D4 ये फॉरवर्ड बाइज्ड हुए, D1 और D3 रिवर्स बाइज्ड हुए। दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, की पूरी वेव रेक्टिफाई होगी। अच्छा आप जरा देखिएगा, यहाँ पे एक साइकिल के कॉरिस्पॉन्डिंग दो पल्स आ रही है। अगर दो साइकिल होंगी तो चार पल्स होंगी, चार साइकिल होंगी तो 8 पल्स होंगी। यानी फिर मैं क्या कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन ripple frequency equals to 2 times of frequency of source। रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स का 2 टाइम होती है। अब यहां पे भी हमारे पास क्या आया, डीसी पल्सेटिंग, लेकिन हमें तो क्या करना होता है, स्मूथ। इस स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल एक कैपेसिटर लगा देते हैं। दिस सर्किट इज नोन एज फिल्टर सर्किट। होता क्या है कि जब सर्किट में करंट कम हो रहा होता है, जब सर्किट में करंट बढ़ना होता है, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। जब सर्किट में करंट कम हो रहा होता है तो ये डिस्चार्ज अपनी स्टोर एनर्जी को सर्किट में देके कंपनसेट कर रहा होता है। और हमारे पास जो ग्राफ आ जाता है फिल्टर सर्किट की अटैचमेंट के बाद, वो ग्राफ इस तरह का बन जाता है। यानी इसकी निस्बत ये ग्राफ कदरे स्मूथ है और हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वर्किंग स्मूथ हो जाती है, ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, ये टॉपिक था हमारा रेक्टिफिकेशन का। अब इस यूनिट का मजीद एक आर्टिकल आपका है, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो कोशिश करेंगे, उसमें 2-3 टॉपिक आ जाती हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कंपैरेटर है और नाइट स्विच है। कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में हम इसे वाइंड अप कर दें
कंप्लीट कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका। क्या हुआ है? रिपल फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट रिपीट कर दे। देखो एक साइकिल के कॉरिस्पॉन्डिंग कितने रिपल आ रहे हैं? 2 रिपल आ रहे हैं। अगर 2 साइकिल होंगे तो कितने रिपल होंगे? 4 होंगे। इसका मतलब है जितने साइकिल्स होंगे रिपल उससे डबल आएंगे। और अगर मैं कहता हूँ 1 सेकंड में f साइकिल्स हैं तो रिपल कितने आएंगे? उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2f आ जाएगा। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ करती है, 2 टाइम्स होती है। सर ये फिल्टर सर्किट के चार्ज और डिस्चार्ज होने वाला बता देंगे। देखो जब सर्किट में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वर्किंग बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, स्मूथ वर्किंग नहीं रहेगी क्योंकि करंट फ्लक्चुएट कर रहा है। होता क्या है कि ये कैपेसिटर जब सर्किट में करंट बढ़ रहा होता है, इसका मतलब है सर्किट में एनर्जी बढ़ रही है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब एनर्जी सर्किट में करंट कम हो रहा होता है, इसका मतलब है अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वर्किंग भी कम हो जाएगी। वो जितना करंट कम हो रहा होता है उतना करंट या उतनी एनर्जी कैपेसिटर ने जो स्टोर की होती है उसमें से दे के सर्किट को कंपनसेट करता है ताकि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी सर्किट में एनर्जी थी 10 जूल, अगर 10 जूल रहे तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेट करती है। लेकिन क्या हुआ, सर्किट में एनर्जी होगी, जब 10 जूल हो रही थी तो ये कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर ली। अब डिक्रीज होकर सर्किट में एनर्जी रहेगी 7 जूल, क्या वर्किंग सेम होगी? नहीं होगी। लेकिन उसे 10 करने के लिए फिर ये कैपेसिटर अपनी स्टोर एनर्जी में से 3 जूल एनर्जी सर्किट में दे रहा होता है ताकि ग्राफ किसी हद तक स्मूथ हो जाए, यानी पोटेंशियल किसी हद तक स्मूथ हो जाए ताकि उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वर्किंग प्रॉपरली हो सके। ठीक है जी, चलें इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जो है वो सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग फिर कल देखेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।